और अब वक्त हो गया है प्राइम @ 4 का प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज, जो आपको वक्त से बहुत पहले मिल जाती है। प्राइम @ 4 में आज क्या है खास? आज आपको दिखाएंगे आदमखोर भेड़ियों की आज आखिरी रात। कितने शार्प शूटर्स हो गए हैं इनके खात्मे के लिए तैनात, पूरी खबर बताऊंगा। सांसद कंगना रनौत का अपमान, बीजेपी ने पूछा क्या यही है कांग्रेस का महिला सम्मान? खबर क्या है डिटेल में आपके सामने होगा। यूपी में 27 की लड़ाई बुलडोजर से लेकर डीएनए तक कैसे आई, ये भी आज आपके सामने होगा। और हरियाणा कांग्रेस में लॉरेंस गैंग की एंट्री, गोल्डी बराड़ का नजदीकी कौन हुआ कांग्रेस में शामिल, ये भी आपके सामने होगा। बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर निगाह रहेगी, लेकिन पहले आपको सिंगापुर लेकर चलता हूं। यहां हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ब्रुनई से सिंगापुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद कलाकारों के साथ उन्हीं के रंग में रंगे नजर आए। जरा देखिए और सुनिए। भोपाल, यहां गुस्से की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। भोपाल में नामी स्कूल के छात्राओं का प्रदर्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ छात्राओं का यह हंगामा। स्कूल के बाहर गुस्साई छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, उन्होंने नारेबाजी की। क्लासरूम के पंखे लाइट भी उन्होंने तोड़ दिए। कांच भी आप देख रहे हैं नोटिस बोर्ड के पास जो था वो भी उन्होंने तोड़ दिया। स्कूल पर अव्यवस्था का आरोप लगाया है इन्होंने। छात्राओं ने कहा कि 5 मिनट की देरी होने पर काफी सख्ती की जाती है। उनसे घास कटवाने के साथ साथ टॉयलेट तक साफ करवाए जाते हैं। सरोजनी नायडू स्कूल में हंगामा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रूम की क्या हालत की है बच्चों ने। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरोजनी नायडू स्कूल में। यहाँ पर देखिए पूरे क्लासरूम की क्या हालत कर दी, क्लासरूम पूरे तरह से तोड़ दिए हैं। वो दिन जब पूरा हिंदुस्तान अपने शिक्षक को याद करता है, एक शिक्षक के विरोध में हालात आप देखिए कि यहाँ पर क्या कर दिया। कंप्यूटर सिस्टम हो गया, शीशे हो गए, सब तोड़फोड़ यहाँ पर कर दी है। पूरा जो रूम है वो तहस नहस कर दिया है। यहाँ से पंखे उखाड़ दिए हैं, शीशे फोड़ दिए हैं और देखिए क्या हालत इस पूरे कमरे की है। केवल एक मांग है कि जो इनकी एक डिसिप्लिन की टीचर है वो माफी मांगे आकर के। और जिस तरह से 5 मिनट की मात्र देरी से इस तरह की चीजें हो रही हैं कि स्कूल के टीचर्स बाहर खड़ा करते हैं, घास कटवाते हैं, इसके अलावा बाथरूम साफ करवाते हैं, इसके खिलाफ जो छात्राएं हैं वो लामबंद हो गई। और देखिए स्कूल के रूम्स की क्या हालत कर दी है, कांच और जो स्कूल की सामग्री है उसको तहस नहस कर दिया है। तो अब ये जो लड़ाई है वो काफी उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। प्रबंधन छात्राओं से बात नहीं कर रहा है, छात्राओं से बात नहीं कर रहा है। सरकारी स्कूल है, डीईओ और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कोई भी इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ नव भारत, भोपाल। और अब इसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। इस हंगामे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाली इन छात्राओं में डिसिप्लिन के नाम पर उनके साथ जो होता था उसको लेकर कितना गुस्सा था। तस्वीर नंबर 1, स्कूल के बाहर जमा छात्राएं नारेबाजी कर रही हैं। तस्वीर नंबर 2, पंखे हो, नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ कांच हो या अलमीरा हो, सब छात्राओं के गुस्से का निशाना बन गए। और तस्वीर नंबर 3 में पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी होती हुई आपको दिखाई दे रही है। और हमारे संवाददाता मकरंद काले आपको बता रहे थे कि यहाँ डीईओ भी पहुंचे, बड़े अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन मामला सुलटा नहीं। लेट हो जाता है ना 5 मिनट में, तो सर बच्चों के यहाँ पर घास उखवाड़ते हैं सर, पूरा साफ सफाई कराते, कचरा उठवाते सर। और है ना वॉशरूम बिल्कुल साफ नहीं, तो सर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं पढ़ाई की और टीचर्स टाइम पे आते नहीं सर। तो ये तोड़फोड़ करना हल थोड़ी है बच्चों ने। वही तो सर, ये तो आप जिनने तोड़ा उनको सर, बट सर घर पे तो ये बोल के आते हैं पढ़ाई करने रहे, उनको क्या पता सर घर वालों फैमिली को क्या हम यहाँ पर काम करने आ रहे सर। लेट होते हैं, हमसे घास उखड़वाई जाती है, कचरा साफ करवाया जाता है, नए रूम बने, पानी भरा जाता है, गीले में बैठे रहते हैं, मच्छर होते हैं, लेट होते हैं तो क्लास पानी भरा रहता है, पूरी क्लास में वॉशरूम साफ नहीं है, पानी की स्कूल के बीच में। बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है और यहाँ पर प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं बड़े पैमाने पर कि जो छात्राएं हैं उनसे उनको प्रताड़ित किया जाता है थोड़ी देर होने पर, या नियम जो है बहुत सख्त है। सर टीका नहीं लगाते थे, कल से नया रूल निकला, पूजा करके आओगे टीका नहीं लगाओगे, बिंदी नहीं लगाओगे और लेट आओ तो बाहर धूप में खड़ा करते हैं, घास उखड़वाते हैं, चोटी बनवाते हैं। हम नहीं करेंगे सब, वो हमें हर कुछ काम करवाए जाते हैं। वॉशरूम के ढंग लिए एक घूंट पानी तक नहीं आता है यहाँ पे। हम क्या पिएंगे पानी? किसी को चक्कर नहीं देगा, क्या पिलाया जाएगा उसे पानी? बताइए हमें। किसी की धक्का
तो मामला सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ अनुशासन के नाम पर घास उखड़वाई जा रही थी और बच्चों को बाहर धूप में खड़ा कर दिया जाता था, टॉयलेट साफ करवाया जाता था, बल्कि शिकायतें और भी कई हैं। और अगली खबर भी भोपाल से। भोपाल में फिल्मी स्टाइल में म्यूजियम से चोरी हुई। स्टेट म्यूजियम से ऐतिहासिक सिक्के और गहने चोरी हो गए। चोरी किए हुए सामान की कीमत 12 से 15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। म्यूजियम से फरार होते वक्त चोर पकड़ा गया। दरअसल ये शातिर रविवार को भोपाल के स्टेट म्यूजियम में टिकट लेकर घुसा था और म्यूजियम बंद होने के बाद वहीं छिपा रहा। करीब 2 दिन ये चोर म्यूजियम के अंदर ही बंद रहा और जब मंगलवार को इसने वहां से भागने की कोशिश की तो दीवार से गिरकर वो चोटिल हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद गार्ड्स और पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से दीवार में चढ़ने वाला, ताला तोड़ने वाला तमाम सामान और इसके अलावा मास्क और ग्लव्स भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चोरी किया गया सामान मुगल काल का, विक्टोरियन एरा का और नवाबों के जमाने का है, जिसकी कीमत कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और इस मामले में म्यूजियम की तरफ से एक लापरवाही भी नुमाया हुई कि चोरी की वारदात के बाद पता चला म्यूजियम के सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी अलार्म काम नहीं कर रहे थे। और भोपाल म्यूजियम में चोरी की खबर इन तस्वीरों के जरिए आपको और अच्छे से समझ में आएगी। म्यूजियम में किस तरीके से सेंधमारी हुई, कैसे वो टिकट लेकर दाखिल हुआ, कैसे उसने पहले वहाँ जो तमाम चीज़ें उसको, वो एंटीक चीज़ें जो उसको लग रहा था जिसकी कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा होगी, उसने वो सब वहाँ अपने वो सामान अंटी किया, झोले में डाला और उसके बाद आप देख रहे हैं वो उस दीवार को फांद रहा था जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और क्योंकि उसकी उम्र भी आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा है और वहाँ से बेशक वो अपने साथ रस्सी वगैरह लेकर गया था, दीवार फांदने का सामान लेकर गया था, लेकिन फांदने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाया, चोट लग गई उसको और पुलिस की गिरफ्त में वो आ गया। पूरे 100% माल जो पुलिस ने बरामद कर लिया और पूछताछ में ये पता चला कि जो आरोपी है वो रविवार को जब म्यूज़ियम बंद हुए थे, रविवार को म्यूज़ियम रहता है, भीड़ भी ज़्यादा रहता है, तो बंद होने से पहले वो अंदर गया था और वो सीढ़ियों के नीचे छुपा रहा। और जब पूरा जो उनका प्रक्रिया होता है कि म्यूज़ियम बंद करने के बाद सभी दरवाज़ा ताला बंद किया जाता है, सील बंद किया जाता है, तो सारे जो दरवाजे जब सील बंद किए गए थे उसके बाद वो अपना काम को अंजाम दिया। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन ये चलाया गया। 54 दिनों में 52 गांव तक भेड़ियों का खौफ पहुंच गया। अब तक पकड़ से दूर हैं बहराइच में भेड़िए। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन कितने भेड़िए हैं एक्चुअली जो आदमखोर हो गए हैं, जो बस्तियों का रुख कर रहे हैं, जो खतरनाक हो गए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, ये भी जैसा कि वन विभाग के अधिकारी अभी आपको बता रहे थे, ये मुश्किल होता है क्योंकि दूर से अगर आप देखें तो सीआर में और भेड़िए में फर्क करना मुश्किल होता है और उसके बाद इनमें से कितने हैं जो खतरनाक हो चुके हैं ये स्थापित करना भी कई बार मुश्किल काम होता है। भेड़ियों से मचे कोहराम के बीच यूपी सरकार की बड़ी कवायद चल रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए फेंसिंग लगाई जाएगी, जंगल और गांव के बीच में फेंसिंग की जाएगी। वन मंत्री अरुण सक्सेना का यह भी दावा है कि भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा हम पकड़ लेंगे। भेड़ियों की नजर उन घरों पर खासतौर से है जहां मेन डोर नहीं है और ऐसे में प्रभावित इलाकों के लोग नए दरवाजे भी बनवा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जल्दी से। बहराइच में अभी भी बदस्तूर भेड़ियों के हमले जारी हैं। लगातार भेड़िए उन घरों को निशाना बना रहे हैं, मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं और जितनी घटनाएं हुई हैं, मैक्सिमम घटनाओं में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि तमाम घरों में भेड़िए उस वक्त घुसते हैं जब जिन घरों में दरवाजे नहीं होते और इसीलिए प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि लोग अपने घरों में दरवाजे लगाएं। प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से भी कई घरों में दरवाजे लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में खुद भी अब दरवाजा लगा रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है जहाँ पे करीब 50 से 52 गाँव है और इन गांव में हजारों की आबादी जो है वो रहती है। गरीब तबके के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं और ऐसे में उनके घर भी अच्छे नहीं हैं। जिन घर में लोगों ने घर बनवा भी लिए हैं तो दरवाजे नहीं है, लिहाजा दरवाजे अब लोग लगवा रहे हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी मांग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। भेड़ियों का आतंक केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि बिहार में भी महसूस किया जा रहा है। इस आतंक की तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। वो खबर आपके सामने रखता हूं मैं। हरियाणा कांग्रेस में लॉरेंस गैंग की एंट्री। गोल्डी बराड़ का नजदीकी कांग्रेस में शामिल। गोकुल सेतिया को भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल किया। कांग्रेस में आने के बाद गोकुल की कई फोटो वायरल हुई। गोल्डी बराड़ और गोकुल की कई फोटोज सामने आई हैं। दरअसल गोकुल सेतिया जैसे ही हरियाणा कांग्रेस में शामिल हुआ, वैसे ही इंटरनेट पर उसकी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और
इंटरनेशनल ड्रग तस्कर सनी मुल्तानी के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। गोकुल के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर आने के बाद सिद्धू मूसेवाला के फैंस में काफी गुस्सा है, क्योंकि लॉरेंस गैंग पर मूसेवाला के मर्डर का इल्जाम है। फैंस का कहना है कि मूसेवाला के हत्यारों से संबंध रखने वाले को कांग्रेस में जगह देना सही नहीं है। वहीं सिद्धू मूसेवाला के कातिल और उससे जुड़े लोग बमबिहा गैंग के निशाने पर हैं और इसी वजह से गोकुल सेतिया को भी बमबिहा गैंग से धमकी मिल चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि गोकुल सेतिया का परिवार पुराना कांग्रेसी है। नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा कांग्रेस में थे और 5 बार विधायक रहे हैं। गोकुल सेतिया की मां सुनीता सेतिया 2014 में बीजेपी की टिकट पर सिरसा से चुनाव लड़ चुकी हैं, मगर वो हार गई थी। इसके बाद बीजेपी ने उनके और परिवार के रिश्ते उनसे बिगड़ गए थे बीजेपी के, और सेतिया परिवार ने बीजेपी छोड़ दी थी। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के गया में भी भेड़ियों ने आतंक फैला दिया है। गया में 5 से 6 लोगों को निशाना बनाया गया है। गुस्साई लोगों ने एक भेड़िए को मार गिराया। बाकी को पकड़ने के लिए वन विभाग जुटा हुआ है। बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश ने कहा 2027 में बीजेपी का सफाया होगा। यूपी में आप देख रहे हैं बुलडोजर को लेकर जंग तेज हो गई है। योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग चाहिए। ये लोग माफिया के कदमों में नाक रगड़ते थे, ये लोग क्या बुलडोजर चलाएंगे? अखिलेश ने दिया जवाब, बुलडोजर दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है। फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की कोशिशें तेज हो गई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 2 दौर की बातचीत हुई है। गठबंधन को लेकर आज फिर से बातचीत होगी। गठबंधन में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 5 सीटें देने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है। सोर्सेस जो खबर बता रहे हैं उसके मुताबिक हरियाणा में गठबंधन की बातचीत के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें दीपक बावरिया, अजय माकन और भूपेंद्र हुड्डा शामिल हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपेगी। और गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि तानाशाह सरकार को हटाएं। आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दिया, जो भी फैसला लेंगे राज्य के हित में लेंगे। सुशील गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रदेश होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर इस भाजपा की अहंकारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंके। जिस सरकार ने हरियाणा को नशे में धकेल दिया, जिस सरकार ने बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा दी, जिस सरकार के अंदर व्यापारी डर के साए में जी रहे, जो सरकार किसानों के जले पे नमक छिड़कता रहती है, उस सरकार को भगाना, उस सरकार का विदाई करना हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए जो भी रास्ते से गुजरना पड़ेगा हम उस रास्ते से। पाली में उफनती नदी से 2 लोगों का रेस्क्यू तब किया गया जब वो नदी को पार करते हुए बह गए थे। दोनों बाइक सवार बह गए थे। आसपास के लोगों ने अपनी सूझबूझ से और मेहनत से इन्हें फिर बचाया। बाइक सवार युवकों को रेस्क्यू करने की ये तस्वीरें इस समय आपके सामने। जानकारी के मुताबिक पाली के सोजत रोड पर बीती रात बारिश की वजह से सुकड़ी नदी उफान पर आ गई। आज सुबह इसे पार कर रहे 2 बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगे, जिन्हें आसपास के लोगों ने बचाया। तो एक तरफ जैसा हमने आपको बताया अखिलेश बुलडोजर वाली धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी ने समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोली। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर
डायरेक्ट हमला देखिए, इन्होंने तो विदेश में द्वीप खरीद लिए होंगे, सीएम योगी ने कहा। इन लोगों को प्रदेश और देश की चिंता नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपाइयों को कभी इस बात की चिंता ही नहीं थी कि मैनपुरी या इटावा में चल क्या रहा है, क्योंकि इनको खुद की फिक्र थी। ये लोग विदेशों में द्वीप खरीद कर बैठे हुए हैं। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है। योगी आदित्यनाथ ने चाचा और भतीजा पर जमकर तंज कसा। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी को लेकर ये तंज देखिए। चाचा की नीयत धक्के खाना है, समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है, कहा योगी आदित्यनाथ ने। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। डीएनए का फुल फॉर्म तो जान लेते, अखिलेश यादव ने कहा। डीएनए का फुल फॉर्म जानकर भी बोल नहीं पाते होंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अखिलेश ने लिखा कि अरबों करोड़ों में सांसद विधायकों की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोले उतने में ही उनकी इज्जत है। साथ ही उन्होंने पोस्ट पर डीएनए का फुल फॉर्म लिखकर भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। और लखनऊ में टीचर भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर अब ये अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर अब अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। आपको मालूम है कि इससे पहले वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दे चुके हैं और अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के घर के बाहर धरना दिया जा रहा है। लोगों की मांग है कि फौरन नई सूची बनाकर नियुक्तियां की जाएं। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्तियां हो, पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए, नई सूची बनाने का जिम्मा दूसरे अधिकारियों को मिले। तेजस्वी ने फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव का कहना है। अपराधियों पर सरकार कोई संज्ञान ही नहीं लेती, तेजस्वी कह रहे हैं। हिमाचल में आर्थिक संकट पर में घिरी हुई सुक्खू सरकार, बीजेपी ने इसको लेकर क्या कहा है? हिमाचल को कांग्रेस ने रसातल में पहुंचा दिया है। आज 4 तारीख हो गई है लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली। ये बता रहा है कि किस तरीके से मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री व्यवस्था का प्रबंधन कर रहे हैं। आज महीने की 4थी तारीख हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। कश्मीर रीजन से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने आ गई है। बीजेपी ने 4 और मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। ईदगाह से आरिफ राजा को बीजेपी ने टिकट दिया। लाल चौक से इंजीनियर एजाज हुसैन बीजेपी प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए वोटिंग 18 सितंबर को है, दूसरे चरण के लिए 25 और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी। लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे युवा साथी इंजीनियर डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन को बीजेपी ने एक कैंडिडेट के रूप में उतारा है। लाल चौक से इंजीनियर यहाँ ऑलरेडी डीडीसी रहते हुए बहुत कुछ काम किया है, उस काम को एक एमएलए रहते हुए और आगे बढ़ाएंगे और कश्मीर की जनता से, विशेषकर लाल चौक की जनता से अपील करेंगे कि इंजीनियर को वोट दे। और 2 दिन बाद 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। जम्मू में बीजेपी के दफ्तर से घोषणा पत्र जारी होगा। 6 तारीख को बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के लिए लेकर आने वाली है।
और जम्मू कश्मीर के रामबन में राहुल ने चुनावी रैली की है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। राहुल ने कांग्रेस गठबंधन सरकार बनने का दावा किया। मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। एक्सपेक्टेशन क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है हमारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है, इंशाल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। और यह खबर मध्य प्रदेश से है। खरगोन में बहुत बारिश हुई है और उसके बाद नदियां उफान पर हैं। उफनती नदी को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर वेदा नदी पार कर रहे हैं लोग। इस पर बने डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। खरगोन के गोगावा से आई ये हैरान करने वाली तस्वीरें यहाँ आप देख रहे हैं। ये एक बैलगाड़ी का ही छोटा रूप समझ लीजिए, जिसको लेकर ये ग्रामीण यहाँ तब नदी पार कर रहे हैं, जबकि आपने देखा होगा यहाँ एक कुत्ता उसी बाढ़ में बहा जा रहा है। और वो देखिए आप, जहाँ से ये बैलगाड़ी निकल रही है बगल में ही एक कुत्ता बहुत स्ट्रगल कर रहा है नदी को पार करने के लिए, लेकिन वो बह रहा है। और आप देखिए इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और ऐसा जोखिम लेकर इस समय ये नदी पार करना कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। त्रिपुरा में शांति समझौते पर आज बड़ी मुहर लग गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज भारत सरकार, त्रिपुरा की सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। और यह खबर देखिए, प्रयागराज में जामिया हबीबिया मदरसा सील हो गया है। प्रयागराज अथॉरिटी ने मदरसे को सील कर दिया है। मदरसे की इमारत का नक्शा स्वीकृत नहीं है। अथॉरिटी ने मदरसे के बाहर नोटिस चिपका दिया है। मदरसे में आपको याद होगा, हमने आपको बताया था प्राइमेट 4 में नकली नोट छापने की एक फैक्ट्री भी ऊपर वाले माले पर चल रही थी। मदरसे से नकली नोट के साथ आरोपी पकड़े गए थे।